हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास हमारी होगी जवाहर JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा था जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में जो पेपर होने वाला है दोस्तों आपका 20 जनवरी को जो आपका 2024 में पेपर होने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें आने वाले जैसे प्रश्न होंगे उस टाइप के प्रश्नों का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट करिए, आपको बिल्कुल 20 जनवरी एग्ज़ाम में जो आने वाले पेपर का हाल पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। हम आपको बता दें कि जो क्लास 6 का नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है वो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन आपके 3 भागों में बटे होते हैं। आइए मैं बताऊं आपको कि किन 3 भागों में बटे होते हैं। तो पहला खंड आपका होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, जो खंड 1 कहते हैं। इसमें टोटल होते हैं आपके 40 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर के होते हैं, तो ये अंक हो जाएंगे आपके 50 नंबर के। दूसरा पार्ट जो हमारा होता है दोस्तों वो अंक गणित का होता है, खंड ख 41 से 60 तक टोटल 20 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न जैसा मैंने बताया 1.25 का ये भी होता है और ये हो जाता है आपका 25 नंबर। इसके बाद तीसरा पार्ट हम देखते हैं भाषा परीक्षण का होता है, खंड 3, जो कि 61 से लेकर 80 तक 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये भी होते हैं 25 नंबर के 1.25। मतलब सभी प्रश्न चाहे मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे आपके हिंदी के हों, सब 1.25 मार्क के होते हैं। जैसा कि रीजनिंग का होता है आपका 40, मैथ का होता है 20 क्वेश्चन और हिंदी के होते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल मिला के हो जाएंगे क्वेश्चन कितने 80 और नंबर आपके हो जाते हैं 100 नंबर का पेपर होता है। दोस्तों काफ़ी टफ एग्ज़ाम हो गया है, बड़े ही कम्पिटिटिव बच्चे इसमें आ गए हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पेपर को देना होता है और 80 क्वेश्चनों में से लगभग 75 क्वेश्चन तक अगर आपके सही होते हैं, कम से कम मान के चलिए दोस्तों इससे ज़्यादा ही सही करना पड़ेगा, तब जाके आपके सिलेक्शन हो पाते हैं, पहले लिस्ट में आपका नाम आ पाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको पेपर देना होता है और आपकी परीक्षा को क्वालिफाई करना होता है। मतलब 80 प्रश्न हो गए, 100 नंबर के आपके होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आपके होते हैं, 100 नंबर का होता है दोस्तों। और ध्यान देने वाली बात होती है कि गलती कम से कम की जाए तब जाकर के क्वालिफाई हो पाते हैं। पहला खंड हमारा आपके सामने आ चुका है और पहले खंड में मानसिक योग्यता परीक्षण से प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें कह रहा है कि 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र भिन्न है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हाजिर है। जैसा कि आपके पास देखिए फिगर बना हुआ है, इसमें 2 जो बिंदी दी गई है दोनों फिगर से बाहर है, जबकि इस चित्र में देखें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिएगा, विकल्प नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे होने जा रहा है, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में एक अंदर है तो एक बाहर है, लेकिन इसमें दोनों जो हमारे गोले दिख रहे हैं, ये बिंदु दिख रहे हैं, दोनों बाहर है, तो इस आधार पे हम इनको अलग कर पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखें, पहली चीज तो आप देखेंगे एक जो लाइन यहाँ पे इसकी है और इसके पीछे एक लाइन है, 2 लाइनें हैं जस्ट इसके पीछे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर है तो इसके पीछे भी एक लाइन है, यहाँ पे है तो इसके पीछे भी ये लाइन आ रही है। इस आधार पे देखें तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जा रहा है, बी राइट हो जा रहा है। लेकिन एक दूसरा आधार भी हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जरा गौर करिएगा। अगर दूसरे आधार पर हम देखें तो सब में देखिए क्या है कि जो बाहर फिगर ये बना हुआ है और इसके अंदर जो फिगर है ये थोड़ा अलग है ना, दूसरी दिशा में है। लेकिन तीसरे वाले फिगर में देखेंगे बाहर वाला फिगर भी और अंदर वाला फिगर भी दोनों एक जैसा हो जा रहा है, एक ही दिशा में हो जा रहा है। तो इस आधार पे विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी विकल्प नंबर बी हम मान के चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। परीक्षा पे स्वविवेक से आपको काम लेना होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए एक फिगर के अंदर एक फिगर बना हुआ, कोई भी फिगर देखेंगे एक फिगर के अंदर एक फिगर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है और उसके बाहर एक आयत बना हुआ है, तो ये अलग हो जाएगा। इस आधार पे आते हैं क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी देखेंगे आप तो ध्यान से देख पाएंगे कि इसमें एक लाइन के एक तरफ 2 दिए गए, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये बी वाला विकल्प में एक इस साइड में है, एक लाइन के इस साइड में है। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प नंबर बी थोड़ा अलग लग रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब भाग 2 देखते हैं। इसमें भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें क्या करना है जरा देखना पड़ेगा। इसमें कह रहा है समरूप चित्र को चुने। समरूप का मतलब समझ रहे हैं, जो सेम वैसा ही हो, जैसा ये दिख रहा है ऐसा ही कहाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर बी। बहुत आसान है ये, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, फटाफट आंसर कर लेते हैं। अब अगर आप देख पा रहे हैं छठे वाले को, तो ऐसा विकल्प नंबर सी में नज़र आ रहा है, ये भी फटाफट आंसर आपने कर लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ऐसा फिगर आपको कहाँ नज़र आ रहा है, तो विकल्प नंबर बी में नज़र आ रहा है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान है, तो फिर हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के भाग 3 में। इसमें क्या करना होता है, इसमें लुप्त वाले को गायब करना है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर तो ये ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे, तो ऐसा आपको किस में नज़र आ रहा, विकल्प नंबर बी में, बी वाला राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन करेगा पूरा इसको, पहले तो यहाँ से मिलेगा, फिर ये ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, तो ऐसा कुछ देख रहे होंगे, विकल्प नंबर बी आपका नज़र आ रहा होगा, विकल्प नंबर बी आपका राइट भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ये ही राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन ये हमारा होगा, तो इसको पूरा कौन कर रहा है, इसको गौर करने वाली बात है कि इसको पूरा कौन कर रहा है। तो विकल्प नंबर ये राइट हो रहा है आपका, विकल्प नंबर ये राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ऐसा ही कुछ लग रहा है। विकल्प नंबर ये आपका राइट हो गया। आगे चलिए बढ़ लेते हैं और अब आते हैं भाग 4। ठीक है दोस्तों, भाग 4। चलिए भाग 4 को देखते हैं, बहुत ध्यान से भाग 4 को देखिए। भाग 4 के क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कह रहा है श्रेणी क्रम को पूरा करना है। श्रेणी क्रम मतलब जैसे श्रेणी चल रही है, जैसे देखिए ये बिल्कुल पलट गया है ना, ये तीर का चिन्ह इधर आ गया, ये चीज़ इधर चली गई है और इधर वाली चीज़ इधर आ गई है। तो सेम आप भी पलट दीजिए इस वाले को इसमें, है इसमें पलटेंगे तो कौन सा मिल जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा 14वें क्वेश्चन को। यहाँ पे ये वृत्त था, ए वृत्त था, तो कैसे घूम गया, थोड़ा सा देखिए ये कैसे घूम रहा है। ध्यान देने की बात है कि ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम गया, फिर एक बार और क्लॉकवाइज घूम गया, तो ये हो गया। अब अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा ऐसे ना। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जा रहा है, राइट। आते हैं ए ई आई ओ ई, ओ होता है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, वावेल है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ, तो वो हमारा विकल्प नंबर ये राइट हो जाएगा। आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ये वृत्त था पूरा, इसका आधा हो गया और इसका भी आधा कर दिया। अब इसका आधा करेंगे तो यहाँ से आधा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं भाग 5 की तरफ। भाग 5 में भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें संबंध ढूंढना, जो संबंध इसके साथ है वही संबंध आगे है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसको पलट दिया है, कुछ पलट के इस टाइप से बन जा रहा है। तो आप इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा पलटने पर, तो विकल्प नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो एक बार ये क्या हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ घूम गया ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी इधर की तरफ घुमा के रंग दीजिए पूरा, तो घुमाएंगे तो कुछ विकल्प नंबर ए भी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको आधे से काट दिया है और इनको जाके मिला दिया, तो इनको भी आधे से काटेंगे और मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए ये वाला फिगर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो गया। फिर एक बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऊपर वाला ये वाला यहीं पे है, इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे ला दिया तो ये बन गया। तो आप भी ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये दोनों पास पास हैं। विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको इसको पूरा करना है, फिगर पूरा करने वाला आ गया। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ नजर आ रहा है? विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी आपका फिर एक बार राइट हो गया। चलिए 22 क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ये, और ऐसा फिगर आपको नज़र खूब आ रहा होगा दोस्तों, खूब देख रहे होंगे आप। इसमें थोड़ा सा नहीं है, लेकिन ये विकल्प नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा। 22 का आपका क्या हो गया दोस्तों? विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया? एक बार फिर राइट हो गया। आते हैं यहाँ पे विकल्प क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में तो यही राइट है, यही पूरा करेगा। आगे की तरफ बढ़ रहते हैं और 24 में देखने की कोशिश करते हैं। तो 24 में तो बी लग रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बी वाला राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ हमारा भाग 7 आ गया। 10 भाग होते हैं 4-4 क्वेश्चन के। तो ये तो बिल्कुल मिरर इमेज है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। तो के तो पलटेगा, तो पलटा तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, लेकिन इसमें बी वाला सीधा रह गया। यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका राइट हो गया। आगे की तरफ बढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम, कौन सा? 26 देख लेते हैं। इसको पलटेंगे तो कौन सा मिल जाएगा? जरा गौर करिएगा आप। मिलने के लिए तो आपका कौन सा मिलेगा? विकल्प नंबर सी। आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 की बारी है। तो 27 को देख लेते हैं। घड़ी की बात हो गई तो ये पलट के इधर, ये पलट के इधर चला जाएगा। गौर करेंगे तो विकल्प नंबर डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं एक बार और अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है इसको देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आप इसको करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से। तो देखिए बायां का दायां इधर चला जाएगा, नीचे का वैसे ही। तो विकल्प नंबर सी इसके हिसाब से ये चीज़ इधर चली जाएगी तो हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, भाग 8 आ गया। तो भाग 8 में भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें आपको क्या करना है? कागज के टुकड़े खोलने हैं, ठीक है। ये वाला जो फिगर है यहाँ पर बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ना, इस प्रकार से बनेगा नीचे की तरफ। और जो फिगर यहाँ, वही फिगर यहाँ पे, जो फिगर यहाँ पे, ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? थोड़ा गौर करिएगा। ऐसा आपको विकल्प नंबर सी में दिख रहा है। तो विकल्प नंबर सी एक बार फिर राइट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर ये खुलेगा तो ये इधर भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा विकल्प नंबर ए में ही नज़र आ रहा है और कहीं पर भी नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इधर भी लाइन होगी, इधर भी लाइन होगी, इधर भी लाइन। ऐसा विकल्प नंबर बी में राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ गति से हम चल पा रहे हैं। 32 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत छोड़िएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं हम गुम ना हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे बिंदी है तो एक बिंदी यहाँ पर होगी, और इसको खोलेंगे तो एक बिंदी यहाँ पे, एक बिंदी यहाँ पर भी आएगी। ऐसा विकल्प नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो ये भी राइट हो गया। आ गए हम भाग 9 पर। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसमें इन फिगरों से बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो फिगर ये वाला है, ये वाला फिगर यहाँ पे, और ये वाला फिगर ये बीच में बन जाएगा। बिल्कुल विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 की बारी है। अगर 34 को ध्यान से देखेंगे तो ये 34 वाला क्वेश्चन हमारा नज़र आ रहा है विकल्प नंबर, ध्यान से देखिए, सी में। और इसके बाद दोस्तों अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में देखेंगे तो ये चीज़ तो यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, त्रिभुज यहाँ पे है, और ये वाली चीज़ नीचे है। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। और 36 में ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाली चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है ना, देख रहे हैं, यहाँ नज़र आ रही है। और ये वाली चीज़, एक मिनट फिर से, ये वाली चीज़ हमको यहाँ नज़र आ रही है, और ये वाली चीज़ हमको कहाँ नज़र आ रही है? ठीक है, यहाँ पे आ गई। और ये वाली चीज़ हमको देखो दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली चीज़ हमको यहाँ पे, और ये वाली चीज़ हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप समझ रहे होंगे। तो विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो गया।
आगे चलते हैं और लास्ट हमारा है रीजनिंग का पार्ट 10वां, जिसमें आपको खोजना है कि ये फिगर कहाँ है। अगर हम खोजें गौर से तो ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, मतलब 37 का बी, सॉरी फिर से हम देखते हैं, सी नहीं बल्कि 37 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी पार्ट हमको सही लग रहा है। 37 का बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 आता है। कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान देना, ये प्लस में नज़र आ रहा है, इसको मत लगा देना, बिल्कुल नंबर बी आपका राइट हो रहा है यहाँ पे। और आगे की तरफ अगर हम ढूंढें इसको क्वेश्चन नंबर 39 में, तो हमको तो यही वाला पार्ट लग रहा है, ये ना, और यहाँ पे आके नीचे की तरफ जो विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 39वां देख लेते हैं। 39 तो हमारा हो ही गया शायद ना, 39 तो हमारा हो ही गया था ना, 39 तो हमारा हो गया। 40 लास्ट हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसा आप कहाँ देख पा रहे होंगे? तो विकल्प नंबर बी को ज़रा गौर से देखिए, विकल्प नंबर बी में ही ऐसा आप देख पा रहे हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 40 रीजनिंग के प्रश्न हमने दोस्तों पूरा बता दिया। अब हमारी बारी मैथ की है। रीजनिंग के प्रश्न काफ़ी आसान भी रहे और अधिकांश बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? मैथ के पार्ट में। और मैथ का पार्ट दोस्तों सबके लिए प्रॉब्लम होती है, इसी में बच्चे 2-4 गलतियां करते हैं। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी गलती ना हो। देखिए यहाँ पे पूछा है कि न्यूनतम संख्या कौन है, ठीक है। न्यूनतम तो ध्यान देखिए, 80,080 पहला दिया है, दूसरा 80,088 ये तो ज़्यादा है, 80,800 हो गया तो ये भी ज़्यादा, 80,808 ये भी ज़्यादा। इसका मतलब पहला ही सही है, मतलब विकल्प नंबर ए हमारा 80,080 सही हो जाएगा। इनकी मदद से हमको सम संख्या बनानी है, तो सम में इकाई अंक पर सम संख्या होनी चाहिए। तो सभी सम संख्या है, तो इसमें छोटी कौन है? डी वाला है, 12,354, ये राइट आंसर हो जाएगा। तब बहुत आसान क्वेश्चन रहा, ध्यान देने वाली बात थी। संख्या छोटी बनानी थी, लेकिन क्या बनानी थी? सम बनानी थी। बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। अगला देखेंगे, यहाँ पे 5 घंटियाँ, एक 10 सेकेंड पे, एक 12 सेकेंड पे, एक 15, एक 60, एक 20 और एक। अगर इन सबों का हम एलसीएम निकाले दोस्तों, वही एलसीएम ही बताएगा कि वो कौन सा सेकेंड में नंबर है जो इन सब से कट जाएगा। तो इनका एलसीएम 60 आएगा दोस्तों, और 60 चूंकि क्या है? सेकेंड है, तो सेकेंड में आंसर देना नहीं है, मिनट में। तो 60 से 60 में भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। तो 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे दोस्तों। मतलब जो दिया गया उनका एलसीएम निकालना था मुझे। आगे आइए, आरोही अवरोही पर आधारित सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 2/5, यहाँ पे लिखा है 2/3, दोनों एक जैसे दिख गए, क्योंकि अंश अगर बराबर है, ये बराबर होते हैं तो हर देखा जाता है। अगर छोटा हर है तो ये बड़ा हो जाता है, जैसे इसमें ये बड़ा ये छोटा है। बाद वाला दोनों देखें 7/9 और यहाँ पे क्या है 8/9। अगर हर दोस्तों बराबर हो जाते हैं, हर बराबर हो जाते हैं आपके, तो अंश जिनका बड़ा होता है वो बड़ा, जिनका छोटा होता है वो छोटा। तो ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा, फिर ये वाला बड़ा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें छोटा ये है और इसमें छोटा ये है। छोटा छोटा को पकड़ लेते हैं, छोटा छोटा को पकड़ लेंगे तो 2/5 यहाँ पे और 7/9 यहाँ पे। अब इनमें हमको पता करना होगा, तो तिरिया गुणा करेंगे, 9 दूना के 18, सॉरी 9 दूना के यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 5 7 35। तो जिधर का छोटा आएगा वो मान छोटा, जिधर का बड़ा आएगा वो मान बड़ा। इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया। कौन सबसे छोटा हो गया भाई? 2/5 सबसे छोटा है, तो इसी विकल्प में दिया गया है 2/5, और तो कहीं है भी नहीं। तो चाहे तो हम आंसर तो यहीं से कर लिए कि ये राइट हो गया, वरना आपको मिलाना है। तो देखिए ध्यान से, 2/5, 2/3, 7/9, 8/9। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 पा रहे हैं और 5 दूना के 10, तो ये तो बड़ा हो गया इससे, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब इनको छोड़ देते हैं। अब देखिए इसका इसका देख रहे हैं, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना के 18 और 5 7 35। तो इसमें भी ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसको भी हटाते हैं। अब ये भी छोटा हो गया, इनमें देखते हैं, तो 9 दूना के 18 और 5/40, इसमें भी ये छोटा हो गया,
चलिए भाई इसको भी हटाते हैं। तो ये सबसे छोटा मिल गया है। इसके बाद अब इनमें आते हैं, इनको हटा देते हैं। तो 2/3 और 9 दूना के 18 ये हो जाएगा, और ये 3 इसको तो हटा ही देते हैं, ख़त्म। 3 7 21, तो इसमें ये छोटा हो गया, तो सही ही लगा है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब इसमें जो इससे देख लेते हैं, तो 9 दूना के 18 और 3/24, तो इसमें भी ये छोटा हो गया। तो चलिए ये भी सही दिया है, इसको भी हटा दिया। अब इन दोनों में 9 7 63 और 9 8 72, तो वैसे भी ये छोटा है। तो विकल्प नंबर बी, चाहे जैसे आप देखें, विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो जा रहा है। तो बहुत तरीके थे, मैंने सब तरीके से आपको पता है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा है, यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग सुबह में पढ़ती है और 2/5 भाग शाम में पढ़ती है, तो कितना भाग पढ़ना बाकी है। तो हम देख लें कि पढ़ कितना ली। सुबह में इतना पढ़ी, शाम में इतना, हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाते हैं। तो 2 1 3/5 हो गया। चलिए भाई 3/5 तो उसने पढ़ लिया है, ये तो पढ़ लिया है, तो पढ़ना कितना बाकी रह गया है। अगर 5 में से 3 कोई पढ़ लिया है तो 5 में से कितना बाकी है, 2 बाकी है। तो ये हो जाएगा 2/5। विकल्प में खोजिए, 2/5 पढ़ना बाकी है, सी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 47 देखते हैं। 47 की बात है कि इतना वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि इसमें 0 का गुणा है, और उसमें क्या जोड़ना था, 15 जोड़ना है। तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। चलिए इधर 15 आ गया। इसी में देखिए चिन्ह लगाने। अब इधर का हल करते हैं, तो ये जोड़ना है प्लस इस वाले जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 27.22 2.878, तो कितना आ जाएगा 30, और 30 में 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300, और 300 में से 2 घटा देंगे 200, तो कितना आएगा 100। मतलब इधर का कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो बताइए 100 बड़ा है कि 15, तो 100। तो कौन वाला चिन्ह लग गया, बी वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों ना। बी वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें हमारा कौन वाला आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, बी वाला आंसर हमारा राइट हो गया। चलिए 48 नंबर पे आगे करा 18 और 44 का गुणनफल गुणा करो। तो चलिए भैया 18 का गुणा कर देते हैं 44 में, इधर कर लेते हैं। 18 चौक 72 को 2, 18 चौक 72 7 79। फिर करा गुणनफल में 243 जोड़ दो। चलो भैया 243 जोड़ दिया। 3 2 5 9 4 13 7 2 9 1 10, 1035। ध्यान से देखिएगा कितना आ गया भाई, कितना आ गया, ध्यान देने वाली बात है, 1035। चलो अब कह रहा 15 से भाग दो, इसमें कह रहा है 15 से भाग दो। 2 15 से भाग भाई, 15 छक्का 90 भाई, 90 घटाते 90 घटाते, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ 15 7 135। सॉरी 15 7 135 नहीं होता है। अब यहाँ पे आ गया था हमारा 1035। अब 1035 में कह रहा 15 से भाग दो। ठीक है भैया 15 से भाग देते हैं, तो आ जाएगा 15 छक्का 90, घटाते हैं 3 हो गया, 1 हो गया 5, 15 9 135। चलिए भैया 135 हो गया। यहाँ पे घटा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो आ गया था 1000, आ गया आपका 1035। 1035 में कह रहा है कि 15 से भाग दे दीजिए। चलिए 15 छक्का 90 हो गया, घटा दिया भाई 3 5, यहाँ पे 1, तो 15 9 135, 135 हो गया। 0 0 0, कितना बार भाग गया, 69 बार। पूछा क्या था, 15 से भाग देने पर उत्तर आएगा 69। 69 हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इनको देख के हंसी आ रही, हमने बार बार बताया दशमलव का गुणा आए तो
दशमलव को पैर की जूती समझते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 216। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक पे दशमलव लगा दिया, 0 लगा दिया। आंसर आपको नज़र आ रहा होगा 0.216। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 50वां है, मैथ का 10वां क्वेश्चन। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है समापवर्तक, बताया था आपको, समापवर्तक, या इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो कह रहा 12 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 4 6 12। और 16 का क्या होता है भाई? 1 2 4 8 16। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 2 4। विकल्प नंबर कौन सा है? ए इज द राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल 90 है, बताओ संख्या का महत्तम समापवर्तक 3 तो लसक है। मैंने बताया था आपको कि 2 संख्या हो, पहली और दूसरी का गुणनफल दोनों संख्याओं का लसक गुणे दोनों संख्याओं का मस। लसक को यल से दिखाते हैं, मसक को यस से दिखाते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे दिया गुणा करके 90। लसक पूछ रहा है, मस दिया है 3, तो कैलकुलेशन तो अच्छा होता है। 30 तिहाई 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो एलसीएम कितना आ जा रहा है आपका? 30। विकल्प नंबर 20 द राइट। आगे आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए। पहले छोटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 दूना के 18 होगा 18, और अब 18 और 17 को जोड़ लेते हैं। तो 18 17 कितना हो जाएगा? 35। बोलिए होगा। और इधर से 43 माइनस करना है दोस्तों। 43 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 में फिर कितने का गुणा करना है? 3 का। देख रहे होंगे ना यहाँ पे 3 गुणते 8, 8 तिरिके 24। कितना कैलकुलेशन आसान हुआ? विकल्प नंबर ए यहाँ पर भी राइट हो गया। एक खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5/2। ध्यान दीजिएगा, यदि खेत की चौड़ाई मतलब 2 जो अनुपात दिया है, इसका मान कह रहा है कि 14 है, तो काट लेंगे 2 सते 14। 1 अनुपात का मान 7 आ गया। तो बताइए 1 अनुपात का मान 7 है, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 5 सते 35। अब ध्यान दीजिए, खेत का क्षेत्रफल लंबाई 35 चौड़ाई 14 दिया ही था। ध्यान दीजिएगा, 1 अनुपात का मान 7 आ गया, तो 7 × 5 = 35 लंबाई हो गई और 14 ये। और क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यही तो होता है। तो क्षेत्रफल बराबर 14 × 5 = 70 को 0 14 × 3 = 42 7 × 49 490 दिख रहा है। विकल्प नंबर ए राइट हो गया। आइए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट। 30 टाफियों का मूल्य 6 रुपया, मतलब 6 रुपया में 30 गो टाफी। 36 नहीं है भैया, ये 30 है। और 6 से काट दें तो 5, मतलब 1 रुपया में 5 टाफी, तो 17 रुपया भैया। 1 रुपया में 5 गो, तो 17 रुपया में 17 × 5 = 85। क्लियर है? आइए 85 आंसर कर देते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, तो बताइए लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? 60%। कितना की? 40 की। तो चलिए भैया 40 का 60%, 60/100। 1 0 2 0 काट लिया, 6 चौको 24। तो क्या हो गया? 24 तो हो गए लड़कियां। चलिए तो ये भी लगा लिए आप। तो आ जाते हैं आगे 56। कह रहा है एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटर चलाता है, वह 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटा 30 का मिनट 4.5 घंटा। क्लियर है ना भैया? मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है, उसके बाद तय की गई दूरी। अच्छा ये बताइए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय। क्लियर है? तो चाल कितनी है? 90 किलोमीटर। समय 4.5 घंटा का मतलब 9/2। 2 से काटेंगे 45, गुणा करेंगे 9 × 5 = 45 को 5, 9 चौको 36, 4 40, 405 किलोमीटर दिया है कहीं। विकल्प नंबर सी इज द राइट। विकल्प नंबर सी इज द राइट। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं।
एक दुकानदार एक फ्रिज को 1200 रुपया में दिया हुआ है, देखिए 1200 रुपया में रुपये है, जिस पर 10% अधिक अंकित मूल्य, मतलब जितना रुपयवा देले है उसे 10% अधिक मतलब बढ़ा देवल गया। लिखे मूल्य पर 10% का कमीशन, फिर कहा था कि 10% बढ़ा के फिर 10% का छूट देता। ध्यान दीजिएगा, पहले जितना बढ़ाया उतना ही कम कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा और हमेशा आपको हानि होगी। कैसे? देखिए हानि कितना की हो जाएगी, वो होता है एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स क्या होता है, जितना घटाया उतना ही कम किया, तो 10 का स्क्वायर बटे 100, ये हमेशा हानि होगी। क्लियर है? तो 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंट की हानि? 1। लेकिन इसमें क्या है, लाभ या हानि रुपया में बताना है। तो बताइए पहले दाम कितना था 1200 और इसका 1% की अगर हानि हो गई तो 1% का हानि चाहे लाभ 1% निकालेंगे तो 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 120। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और तरीका इसका हो सकता था कि पहले आप 12,000 रुपया का 10% बढ़ा देंगे तो 110% निकालिए। अब जो आ गया फिर इसका 90% निकालिए, क्योंकि 10% छूट दे रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा 12,000 में से घटा दीजिए तो भी 120 आपका आंसर आएगा। चलिए बात समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। एक राशि पर इतना मूलधन बताना है, तो बताइए एसआई बराबर क्या जानते हैं आप? PRT। P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय। तो एसआई तो दिया है, कितना दिया है भाई? 750 रुपये। P कह रहा है बताओ। R हमको दिया है 25% और T हमको दिया है 2 और पूरे के बटा 100। चलिए 25 चौको 100 और 2 दूना के 4, आई 2 जाके इसमें गुणा हो जाएगा तो 750 दूना के 1500 है विकल्प। जी विकल्प नंबर बी राइट। आगे आते हैं, एक वर्ग का परिमाप दिया है। वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों? वर्ग का परिमाप बचपन से जानते हैं आप। वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, मतलब 4a। ए क्या है? भुजा। तो यही 4a का मान कितना दिया है? 164। अगर हम इसको काट लें तो 4 चौको 16, 4 एकम 4, a बराबर 41, मतलब जो वर्ग है उसकी भुजा 41। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर हमारे सभी बच्चों को पता है कि 1681 होता है, क्योंकि हमारे सभी बच्चे 60 तक स्क्वायर याद करके रखे। तो आगे चल देते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। लिखा है एक आयताकार खेत की लंबाई 150, चौड़ाई इतना दिया है। खेत का 3 चक्कर, देखो ये खेत है, लंबाइया 150 ही है, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा दे दी गई है। तो ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा छोटा बनाए हैं। अब कह रहा है इसका एक चक्कर लगाने का मतलब परिमाप। तो आयत है, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो एक चक्कर का निकाल ले, फिर 3 का गुणा कर देंगे तो 2, ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 75 था, यहाँ पे 75 है भाई। तो यहाँ पे 2 गुणते 5, 7 5 12, 1 1 2 1 3, तो 325 दूना के 650। ये तो एक चक्कर का है। अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 चक्कर का पता चला। गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 सोना ही सोना, 3 5 15, 3 छक्के 18, 1 19। तो क्या आ गया? 1950 मीटर। कहीं है 1950? बी विकल्प राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने क्या कर दिया, आपको मैथ के भी आपके 60 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिए। अब बारी हमारी है भाषा की। भाषा की बात करेंगे, खंड 3 की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। और खंड 3 की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे भाषा परीक्षण आ गया। और भाषा परीक्षण में जैसा कि देखेंगे इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो मतलब प्रत्येक में 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 अनुच्छेद हैं, तो 4 5 20 हो ही गया ना, 20 क्वेश्चन में भी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखा है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति
उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें से सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता होता है। सबसे प्राचीन और प्रधान कौन होता है? युद्धवीरता होता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। आइए इसके जवाब थोड़ा हम ढूंढते हैं, पैसेज में क्या बोल रहा है उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला पैसेज का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उत्साह, उत्साह की बात की गई है यहाँ पे। विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा कि उपयुक्त जो गद्यांश का उचित शीर्षक जो हो जाएगा ये उत्साह के बारे में बात की जा रही है। विकल्प नंबर बी 61 का आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? देखेंगे आप ध्यान से तो उसमें दिया गया था कि सबसे प्राचीन कौन सी वीरता, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है कि सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है, में आप पढ़ेंगे लिखा है इसमें सबसे प्राचीन यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे प्राचीन प्रधान युद्ध वीरता होता है। तो क्लियर हो गया कि सबसे प्राचीन कौन वीरता है? युद्ध वीरता ना। कहाँ है? विकल्प नंबर डी इज द राइट। 62 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उत्साह के, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्साह लिखा हुआ है कि उत्साह के भेद किस आधार पे किए जाते हैं। बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ था कि उत्साह के भेद किस आधार पे किए जाते हैं। ऊपर आपने पढ़ा होगा तो उसमें था कि कष्ट या हानि के आधार पर, कष्ट या हानि के आधार पर वीरता का विलोम क्या होता है? कायरता होता है। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए थे ये भी ऊपर लिखा हुआ था, आप उसको पढ़े होंगे। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। विकल्प नंबर 65 का ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। आते हैं दूसरा पैसेज पढ़ते हैं और उसके भी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दूसरा पैसेज है कलयुग सब युगों से अच्छा है। कलयुग क्या है? सब युगों से अच्छा। कलयुग को बता रहा है कि सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। मानस पुण्य का क्या कहता है कि पूरा फल मिलता है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। भय की कोई ज़रूरत नहीं। योग से गृहस्थ का ज़रूरत ज़्यादा संशयालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता दिया। दूसरे ने बहुत सस्ता। योग में गलत भावना का कोई स्थान नहीं। जो भक्ति पद पद पर भक्तों को कंप का वेग, जड़ता और रोमोद गम की अवस्था में आ देती है, वहीं क्षेत्र में अपरिचित थी और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित और कल्प विकल्प बेकार है, संसार मार्ग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं, यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से क्या हो। बहुत मतलब कठिन पैसेज आप कह सकते हैं कि दिया गया है। इतना आसान पैसेज नहीं है, पैसेज काफ़ी कठिन दिए गए हैं। मतलब जैसे ऊपर के पार्ट आपके रीजनिंग और मैथ आसान थे, हिंदी उतना ही कठिन दिया गया है दोस्तों। परम तत्व क्या है? एक जगह आप पढ़े होंगे कि लिखा था परम तत्व क्या? परम तत्व विभाग, ध्यान से पढ़े आप, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे है।
मतलब विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस युग को सबसे अच्छा युग, तो आप पढ़ ले लाइन में, कलयुग को सबसे अच्छा युग बताया गया है, ये भी हो गया। आ गए हैं निराशावादी का आशावादी, सबको पता है। किसका नाम स्वयं से बड़ा बताया गया, राम का नाम विकल्प में था, पैसेज में था। कलयुग सब युगों से क्यों अच्छा है, इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है, इसमें पाप और पुण्य समान है, इनमें मानस पाप का फल मिलता है। उसमें भी ऊपर पहली लाइन में ही दिया गया था कि इसमें मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया, दूसरा पैसेज भी आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे पैसेज की तरफ चढ़ रहा है। पैसेज काफ़ी टफ दिए गए हैं, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस और शक्ति, साहस, शक्ति और सेवा से की सजीव मूर्ति हैं। जीवन में सुख दुख में छाया की भांति सदैव पुरुष का साथ देने के कारण ही, यह अर्धांगिनी व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी तथा सलाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती हैं। स्वार्थ और भूख लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी के आत्म बलिदान के द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि इनमें पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसी की शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुभाषित हुआ है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारतीय समाज में नारी, नारी का महत्व। जी बिल्कुल, बी विकल्प इज द राइट, हम कह सकते हैं कि नारी का महत्व। एक मिनट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। भारतीय समाज में नारी का सम्मान, चूंकि भारतीय समाज की बात होगी, ऊपर देखेंगे भारतीय समाज में नारी का सम्मान, ये अच्छा विकल्प लग रहा है, विकल्प नंबर सी। आते हैं 72वां, देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो 72वां में कह रहा है कि पुरुष का साथ देने के कारण नारी को अर्धांगिनी। भारतीय नारी में कौन सा गुण विद्यमान होता है? त्याग, बलिदान, साहस, उपयुक्त सभी। सम्मान शब्द का पर्यायवाची है सम्मान का अपमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करके, और इसमें 3 ही विकल्प दिया गया और चौथा विकल्प आप बता सकते हो, उनमें से कोई नहीं। जहां नारी का सम्मान होता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार देवता जहां नारी का सम्मान होता है, विकल्प नंबर ये राइट हो गया। आ जाते हैं लास्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पैसेज देख लेते हैं दोस्तों। लिखा, अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा उसी प्रकार दी जाए जिस प्रकार बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। यह एक ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए आवश्यक सैनिक तैयारी रखनी चाहिए। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो देश में विकास योजनाएं चल सकती हैं और अच्छा फल दे सकती हैं। हाँ, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है। संसार के बड़े राष्ट्र एक और मानवता के कल्याण की दुहाई देकर शांति और सुरक्षा के नारे लगाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिक संगठनों और संघों द्वारा निर्बल और शांतिप्रिय राष्ट्र की प्रभुता को हड़पने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज संसार को ऐसे वातावरण के निर्माण में लगे रहना चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर देश का प्रत्येक नागरिक मातृभूमि की रक्षा के लिए निर्भीक होकर आगे जा सके, और इसका सर्वोत्तम साधन अनिवार्य सैनिक शिक्षा ही है। आइए पैसेज में देखते हैं अब क्वेश्चन। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, सैनिकों की व्यवस्था, सेना का कार्य, सैनिक शिक्षा, सेना का संगठन। ये 76वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बात जो की जा रही है, आप देख रहे होंगे सैनिक शिक्षा की बात की गई है। किस राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाती है? किसी राष्ट्र की रक्षा के उत्तरदायित्व निभाती है? बस सेना निभाती है। ठीक है, 77 का ये इज द राइट आंसर होगा। स्वतंत्र शब्द परतंत्र हो जाएगा, ये तो सबको पता है। आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। 79 क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। यदि राष्ट्र रक्षित है तो क्या चल सकती हैं? अगर राष्ट्र रक्षित है तो कह रहा है कि क्या चल सकती हैं? योजनाएं चल सकती हैं। ता प्रत्यय के योग से बना शब्द है,
कह रहा है ता प्रत्यय के योग से बना शब्द है राष्ट्रीयता, मानवता, नागरिकता। तो यहाँ पे तो सभी बने हुए हैं ता शब्द से, तो बिल्कुल विकल्प नंबर डी इज द राइट हो गया। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल अपना कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल अच्छा लग रहा है, ये भीड़ में हम गायब ना हो जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे ये गुजारिश है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पूरे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।